Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter thermal properties of matter। और आज का जो टॉपिक है जहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मिक्सिंग से। कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर डिस्कस करेंगे सीधा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वो सारी चीजें, तो उसमें थोड़ा सा समय है, टेंशन मत लीजिए, आज ही के लेक्चर में वो सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं। तो यहां पर हम लोग लॉ ऑफ मिक्सिंग पर बात करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ मिक्सिंग पर बात करने से पहले एक सिंपल से सवाल के साथ में, सिंपल से क्वेश्चन के साथ में मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। और सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, कि हीट का जो फॉर्मूला एम एच डेल्टा थीटा या एम एच डेल्टा टी या एम सी डेल्टा थीटा एम सी डेल्टा टी, मैंने देखो बोल दिया है कि हो सकता है कई बार मेरे से एस लिख जाए, कई बार मेरे से सी लिख जाए, दोनों स्मॉल में है, और कई बार मैं डेल्टा थीटा वर्ड को यूज कर लूं या कई बार डेल्टा टी वर्ड को यूज कर लूं, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट कि मान के चलो हमारे पास में क्या हो रहा है कि यहां पर देखो लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या है उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास में एक बॉडी है, ठीक है, हमारे पास में एक बॉडी है, इसका कुछ तो भी मास होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि भैया इसका जो मास है वो है 1 किलोग्राम, ठीक है, और इसको नाम दे दिया है ए। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो है 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और लेट से इसका जो टेम्परेचर है वो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास में एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया बी है, और इसका जो मास है मान लेता हूं 2000 ग्राम, 2 केजी मान लेता हूं। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो है 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर है मैंने मान लिया लेट से 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इन दोनों को कराया गया है टच, इन दोनों को क्या करवाया गया है, टच करवाया गया है। तो जब टच करवाया जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ हीट। तो सवाल ये पूछा जाता है व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, सवाल क्या पूछा जाता है, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, ये आपका सवाल पूछा जाएगा। तो ये लॉ ऑफ मिक्सिंग के अंदर में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, बस ये है कि मैं यहां पर बोल रहा हूं, पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सवाल करवा रहा हूं, और उसके बाद में इस लॉ ऑफ मिक्सिंग होता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो ओवरऑल कहानी ये है कि देखो यदि इन दोनों को टच करवाया गया है तो क्या होगा, एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, एक बॉडी का टेम्परेचर क्या है हमारे पास में कम है। अब जरूरी नहीं है कि इसका 10 डिग्री लो, इसका सर इसका मास कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो एक काम कर सकते हैं, आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका भी मास भी ज्यादा ले लो 60 ले लो, ठीक है, टेम्परेचर भी ज्यादा ले लो, 60 ले लो, 50 ले लो, जो लेना है वो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं होने वाली है। यदि आपने सॉल्व कर लिया है खुद से तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला के यहां पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होना चाहिए आप सोचिए और बताइए। कॉन्सेप्ट ये होगा कि भैया देखो इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और इसका बॉडी का टेम्परेचर अभी कम है। कई लोग बोलेंगे सर पहले 10 लिखा था, 10 से क्यों नहीं कर रहे, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा बदलेगा, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्या होगा कि ये जो हीट देगा उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट का होगा ये लेगा, भाई जितना ये देगा उतना ही ये लेगा, जितनी ये हीट देगा उतनी ही हीट ये लेगा। तो इसका मतलब है यहां पर जो भी सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मैं आपको बता चुका हूं हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन बीइंग ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसफर हो रही है वो एनर्जी हीट होती है, और एक बार उस बॉडी को मिल जाती है तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो ओवरऑल सिस्टम में बाहर से कुछ है नहीं, तो ओवरऑल टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मस्ट रिमेन कंजर्व। तो यही यहां पर कॉन्सेप्ट है। मैंने मान लिया लेट्स से कि जो दोनों को जब मैं टच करा के रखूंगा, दोनों को टच करा के रखने के पश्चात लेट्स से द फाइनल टेम्परेचर इज टी, द फाइनल टेम्परेचर इज टी, तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर कम होगा, और अल्टीमेटली दोनों कहां पर पहुंचेंगे, टी पर पहुंचेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट गिवन, सॉरी अमाउंट ऑफ हीट गिवन विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट टेकन। बात को समझिए, मतलब ओवरऑल इसका टेम्परेचर मुझे 20 से लेके जाना है टी तक इंक्रीज करते हुए, और इसका भी टेम्परेचर मुझे लेके जाना है टी तक लेकिन डिक्रीज करते हुए। तो जो हीट ये देगा वही हीट ये लेगा। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि भैया हीट टेकन इज इक्वल्स टू हीट गिवन, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, और यही आपका लॉ ऑफ मिक्सिंग कहलाता है, यही आपका लॉ ऑफ
मिक्सिंग कहलाता है। बस मैंने यहां पर क्या बोला, ये एक ऑब्जेक्ट लिया है। बस बेसिकली अगला जो मैं एग्जांपल लूंगा उसमें मैं वाटर लूंगा। कौन लूंगा? वाटर लूंगा या अलग अलग लिक्विड लूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में क्या कॉन्सेप्ट आएगा, M1S1 डेल्टा थीटा 1 बराबर M2S2 और डेल्टा थीटा 2। अब यहां पर कुछ काम की चीजें आपके लिए आने वाली हैं, उनको समझिए। मैं उस पेज पे लेके जा रहा हूं। उस पेज पे लेके जाने के लिए या यहीं कर लेता हूं। देखो क्या है कि एक बात ध्यान रखिए, हीट टेकन और हीट गिवन। तो M1 मतलब इसको मैंने माना तो ये हमारे पास में आएगा 1000 इनटू इसकी स्पेसिफिक हीट है 2। तो यहां पर देखिए डेटा कैलोरी पर ग्राम में है तो मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। हालांकि दोनों केजी में है तो कट जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, डेल्टा थीटा 1 क्या है, तो ये आएगा भैया आपका T माइनस का 20। तो इनटू में लिखेंगे T माइनस का 20 इक्वल्स टू ये आएगा 2000 इंटू 4 इंटू 60 माइनस का T इंटू क्या आएगा 60 माइनस का T। अब इन दोनों को आपको करना है सॉल्व। जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो देखो ये तो पूरा कट जाएगा, ये 4 बचेगा, तो ये बचेगा T माइनस का 20 बराबर 4T, सॉरी 240 माइनस का 4T। सो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इधर में आएगा 5T बराबर 220। सो डिवाइड कर लो तो T का आंसर आएगा 5 चौका 20, 44 डिग्री सेल्सियस। खत्म, ये सवाल है। यहां पर ध्यान क्या रखना है, इस बात को समझिए, हीट गिवन और हीट टेकन। तो आपको बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर करना है कब, जब आप इक्वल टू के दोनों साइड में चल रहे हो। और यदि एक साइड में चल रहे हो तो फिर आपको एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। तो इसको समझेंगे कैसे, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। सर्दियों का दिन यदि चल रहा हो तो हर किसी की इच्छा होती है कि गर्मा गर्म पानी से नहाया जाए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पानी को अलग से गर्म करना पड़ता है। और जो टैप वाटर है वो आपका ठंडा पानी आ रहा होता है, तो उस ठंडे पानी के अंदर में हम लोग गर्म पानी मिलाते हैं, खौलते हुए पानी को मिला लेते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाए तो एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब हम लोगों को इसी के ऊपर एक बेस सवाल करना है। ठीक है, ठीक है, वाटर का सवाल करवा रहा हूं। मैंने क्या बोला, जैसे ये हमारे पास बकेट है, ठीक है, इस बकेट के अंदर में मैंने कुछ पानी डाला। अब यहां पर एक बात समझिए, सॉल्यूशन चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर यदि आपका पढ़ा हुआ है या फिर सॉल्यूशन चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ है, क्लास 12 का चैप्टर है और आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी के बारे में भी आइडिया है, तो आपको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। केमिस्ट्री में आपको वॉल्यूम के कन्वर्जन बहुत ज्यादा काम में आते हैं। यहां तो बस इसी चैप्टर में एक आध जगह पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो जनरली वो वाटर का मास भी ग्राम में ही देता है, जनरली वाटर का मास देता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी आपको पता होती है। जिसको नहीं पता है वो उसको मैं बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, मैंने मान लिया कि भैया देखो यहां पर मेरे पास में 15 किलोग्राम पानी है, ठीक है, और बाहर सर्दी है, मान लिया बाहर सर्दियों में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, नीचे लिख देता हूं 15 किलो वाटर है, 15 किलोग्राम। कई लोग हंस रहे होंगे, सर पानी को किलोग्राम में कौन नापता है, सर पानी तो वॉल्यूम है तो लीटर में होना चाहिए। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन अभी इसमें यहीं पे देखिए, ठीक है, ऐसे दिया गया डेटा है। अब आपने क्या किया, गैस पे दूसरा बर्तन रखा जिसमें पानी गर्म करना है आपको। मान लिया आपके पास में जो कंटेनर है इसमें आपने 5 किलोग्राम पानी को गर्म किया, उबलने तक गर्म किया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो गया। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इस वाले पानी को इसमें से उठेल के इसमें उंडेल दिया, तो ठंडा पानी गर्म पानी आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स होंगे तो पानी आपका नहाने लायक सिचुएशन में आ जाएगा। तो अब पानी नहाने लायक हो गया, तो चलो नहाने की तैयारी करते हैं, स्टार्ट। इस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा ये आपको बताना है। सवाल आपके सामने अभी करवाया था, लॉ ऑफ मिक्सिंग, हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन। तो बोलो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, टी तक पहुंचेगा, इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और ये टी तक पहुंचेगा। कॉन्सेप्ट एमएस डेल्टा थीटा, M1S1 डेल्टा थीटा 1 बराबर M2S2 डेल्टा थीटा 2। लेकिन सिंस यहां पर दोनों जगह वाटर है तो ये स्पेसिफिक हीट तो कट ही जाएगी। क्यों, दोनों वाटर के लिए आप 1 ले लोगे, मासेस अलग अलग हैं, तो यहां मैंने ले लिया 15 kg, और डेल्टा थीटा कितना आएगा बेटा, T माइनस का 10 बराबर ये वाला मैंने लिया है 5, और ये कितना आएगा 100 माइनस का T, 100 माइनस का
टी, देखो डेटा पॉजिटिव है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि देखो ये जो टी आएगा ये गर्म जब ठंडे में मिल रहा होगा तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा, और ये ठंडा वाला गर्म के साथ मिलेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव के लिहाज से इसको लिया है। तो अब यहां पर कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके सामने आता है, तो 5 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, तो ये आएगा बेटा 3t माइनस का 30 बराबर 100 माइनस का t। सो बेटा इसको इधर और इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 4t बराबर 70। सो t बराबर आएगा 4 एकम 4, 3 0, 4 7 28, 17.5 डिग्री सेल्सियस। तो काफी हद तक बढ़ गया है टेम्परेचर, नहाने लायक सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, कई लोग बोल रहे होंगे 17.5 डिग्री सेल्सियस सर, इससे कौन नहाएगा, इससे तो जम जाएंगे हम लोग, है ना। चलो ठीक है, लेकिन काम चलाऊ हो गया है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो और पानी बढ़ा लो, और पानी गर्म कर लो, या इसको कम कर लो, कम पानी से नहा लो। सेव वाटर, पानी बचाओ, जल है तो कल है ना। ओके, ये समझ में आया गया। सर ये समझ में तो आ चुका है, लेकिन हमारे मन में एक शंका चल रही है, और वो शंका ये है कि हमें इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि कब कैसे क्या लेना है, कब कैसे क्या लेना है। क्योंकि जब दो चीजें को मिक्स कर रहा हूं तब इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन दो से ज्यादा चीजों को यदि मैंने मिक्स किया तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देन व्हाट टू डू, उस समय हम लोग क्या करें, ये हमारे सामने प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर आपके पास में ये जो लॉ ऑफ मिक्सिंग है, बेसिकली जो लॉ ऑफ मिक्सिंग है वो इसी बात को बताता है। किस चीज को? लॉ ऑफ मिक्सिंग कहता है भैया कि हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट टेकन, हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट टेकन। और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ मिक्सिंग जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये किस पर बेस्ड है? ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। क्यों? ये बोल रहा है कि भैया एनर्जी neither can be produced nor can be destroyed but it can be transferred from one form to another form। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के पास में वो एनर्जी का ट्रांसफर यहां पर हो रहा है। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग को यदि हम लोग एक ही साइड में सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल कहानी इस प्रकार से कही जाती है। इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो किया जाता है कि टोटल हीट गिवन प्लस टोटल हीट टेकन, इनका जो समेशन है वो 0 आएगा। अब यहां पर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें लग रही होंगी। हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन ले रहे हो तो सर हीट गिवन माइनस हीट टेकन 0 कैसे आ गया, प्लस कैसे आ गया, माइनस आना चाहिए था। तो बेटा एक्चुअल में लॉ ये है, और एक्चुअल में ये लॉ है, इसका मतलब यहां पर आपको प्लस माइनस का एडजस्टमेंट नहीं करना है, जबकि यहां पर आपको प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करना है जब आप हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन लगा रहे हो। पॉइंट को समझिए, एक्चुअल में लॉ क्या है, हीट गिवन प्लस हीट टेकन इज इक्वल्स टू 0। ये एक्चुअल में हो गया, लेकिन हम लोग यूज करते समय हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन ले लेते हैं, और यहां पर साइंस को, साइंस मतलब प्लस और माइनस को अपने कॉमन सेंस से, अपने लॉजिक से एडजस्ट करते हैं, और इसके बेसिस पे चलोगे तो भैया यहां पर आपको कुछ कॉमन सेंस नहीं लगाना है, सीधा लिखना है भैया m1 s1 डेल्टा थीटा 1 प्लस m2 s2 डेल्टा थीटा 2, 2 से ज्यादा हो तो भी चल जाएगा, m3 s3 डेल्टा थीटा 3 और बराबर 0। ये आपके पास में एक्चुअल में लॉ ऑफ मिक्सिंग यहां पर हो गया है। ठीक है, अब कई लोग बोलोगे सर हमको एक सवाल करवा दो ताकि हमें और अच्छा सा फील आए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल बना लेते हैं। चलो देखो, कुछ नहीं है, रैंडम डेटा ले रहा हूं और रैंडम डेटा ही रैंडम डेटा से सवाल करवा रहा हूं। हो सकता है ऐसा सवाल आपको पूछे और हो सकता है ना भी पूछे, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, दैट नोबडी नोज। बट हमारा काम है कि एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर सीखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो 3 कंटेनर ले रहा हूं मैं। कितने ले रहा हूं? 3 कंटेनर ले रहा हूं, और तीनों कंटेनर में पानी भर रहे हैं हम लोग। क्या भर रहे हैं? वाटर। वाटर लेने का फायदा क्या है कि आपको स्पेसिफिक हीट में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो ग्राम स्पेसिफिक हीट है वो आपको सीधी सीधी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी। मैंने क्या किया, पहले बर्तन में 5 किलोग्राम वाटर ले लिया जिसका टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेल्सियस ले लिया।
दूसरे में मान लो मैंने 10 किलोग्राम वाटर ले लिया जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया, और तीसरे वाले में मैंने क्या किया, और बढ़ा लो पानी 20 केजी ले लिया, टेम्परेचर को भी बढ़ा लो 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर ले लिया, और तीनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया मतलब प्लस प्लस, और एक फाइनल बर्तन में उंडेल दिया। ठीक है, इन तीनों को उठा के यहां पे डाल दिया। तो सवाल यह है कि यहां पर टेम्परेचर कितना होगा। तो ये लॉ ऑफ मिक्सिंग पर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बन गया है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, m1s1 डेल्टा थीटा 1 प्लस का m2s2 डेल्टा थीटा 2 प्लस का m3s3 डेल्टा थीटा 3 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो हाउ विल यू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करोगे। तो मैंने बोला कि भैया इसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T है, तो अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं, 5 इंटू 1 इंटू टी माइनस का 5 प्लस 10 इंटू 1 इंटू टी माइनस का 20 प्लस 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। बताओ, पिछले सवालों में मैं क्या करता था, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता था और मुझे देखना पड़ता था कि मैं टी माइनस लिखूं, या जैसे टी माइनस 10 लिख रहा हूं, 100 माइनस टी लिख रहा हूं, सोचना पड़ा। यहां पर क्या है, एक ही लाइन से चलते चले जाओ और सॉल्व करते चले जाओ। क्या इसे सॉल्व कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाए तो क्या होगा बोलो, 5t माइनस 25 प्लस डेटा कोशिश करते हैं कि अच्छा आया हो ये वाला, प्लस 20t माइनस 25 दूना 50, ले लो भाई फटाफट बोलो कितना आएगा। इट एम्प्लाइज, देखो 20t 10t और 5t, 20 और 10 30, 35t और इक्वल्स टू देखो कितना आएगा, 25 225 500, 725। यस, सो इट एम्प्लाइज आप कहोगे t बराबर आएगा 725 डिवाइडेड बाई 35, तो 35 दूना 70, 0.250 हो जाएगा, 3 6 9 12 15 16 18 7 21 3 8 24, तो 20.7 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। खत्म। बोलो 20.7 है, पॉइंट नहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब है आंखों पे जोर पड़ रहा है, एक बार चेकअप की रिक्वायरमेंट है, नंबर बढ़ सकता है या बढ़ गया है। 20.7 डिग्री सेल्सियस। बोलो आसान है सवाल कि डर लगेगा? पहला वाला तरीका ज्यादा डिफिकल्ट था या ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट है? आई थिंक सो ये वाला ज्यादा आसान है, इससे आप लोग बहुत ही इजीली कर पाओगे, सवालों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू, या कोई परेशानी हो रही है? बोलो, कर सकते हैं ना कि परेशान हैरान घूमेंगे, सिंपल सवाल होते हैं। अब देखो यहां पर एक पॉइंट को और समझिए, आगे चल के आपको सवाल देखने को मिलेंगे जब आइस को वाटर के साथ में मिलाया जाएगा, तब हम लोग मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो सवाल कर रहे हैं उसमें एक ही फेज है, मतलब फेज चेंज मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। क्या मैंने फेज चेंज की बात करी? नहीं, मैं सिर्फ एक जैसे सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं। अच्छा यहां पर एक बात सुनिए, मैंने सब जगह वाटर लिया है, वो हो सकता है कि अलग अलग स्पेसिफिक हीट भी दे सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है, उसको आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। वो क्या है समझिए, हमारे पास में बोला गया है कि 3 मटेरियल हैं, हमारे पास में क्या है, 3 अलग अलग बॉडीज हैं, और उन अलग अलग बॉडीज के अलग अलग टेम्परेचर हम लोगों को दिए गए हैं, लेकिन मासेस के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है। या फिर मैं बोलूं सेम मासेस का ले लेते हैं ताकि टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि आपको दे देंगे तो इतना ही दे देंगे तो बहुत हो जाएगा। हमारे पास में 3 बॉडी ले ली मैंने, ABC, ठीक है, और तीनों बॉडी के लिए, इसके लिए स्पेसिफिक हीट SA, इसके लिए SB और इसके लिए SC है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका मास M है, इसका भी मास M है, और इसका भी मास कितना है, M है, ताकि हमें कोई टेंशन ना हो। अब इनके टेम्परेचर दिए गए हैं मेरे पास में 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस
और 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सवाल में एक पॉइंट और बोला गया है। पॉइंट ये बोला गया है कि जब आपने ए को टच किया है बी से तो आपको फाइनल टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बी और सी को जब टच करते हैं तो आपको 18 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तो बताओ यदि ए और सी को टच किया गया होता तो टेम्परेचर कितना मिलता। सवाल को लिखते चले जाइए। सवाल क्या है, ए और बी को टच करेंगे तो फाइनल 13 मिल रहा है। जाहिर सी बात है दोनों के बीच में कहीं तो भी होना चाहिए। बी और सी को टच कर रहे हैं तो 18 डिग्री मिल रहा है और ए और सी को टच करने पर कितना होगा ये आपको बताना है। सवाल करने का तरीका वही है, हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन। तो भैया ए और बी को पहले टच कर रहे हैं, किसको, ए और बी को, और टच करके फाइनली हम लोग टी पर पहुंचते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। तो मैं लिखूंगा कैसे, एम ए एस ए डेल्टा थीटा ए बराबर एम बी एस बी डेल्टा थीटा बी। ओके, तो करो, मासे सेम दे दिए तो मेरे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एम इंटू एस ए इंटू डेल्टा थीटा ए, तो क्या आएगा बेटा, 13 पे है और पहले 12 था तो आप लिखोगे 13 माइनस का 12 बराबर एम बी का मतलब एम, एस बी को एस बी लिख दीजिए और डेल्टा थीटा बी क्या आएगा, 15 माइनस का 13। तो आपने लिख दिया 15 माइनस का 13। देखो एक बात को समझिए, मैं सवालों को ऐसे कर रहा हूं, आप चाहें तो एक ही लाइन से कर सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। यदि आपने प्लस लगा के किया होता तो आप 13 माइनस 15 लिख रहे होते थे, नहीं लिख रहे होते थे। सोचते चलिए साथ में, ऐसे नहीं कि मैं अकेला किए ही जा रहा हूं सवालों को, सोचना भी है आपको। ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहां से आपको रिलेशन मिलेगा ऐसे बराबर 2SB, ये एक रिलेशन मिल गया पहली सिचुएशन से। दूसरी सिचुएशन पे जाते हैं, बी और सी वाली, तो बोलो क्या आएगा, एम बी मतलब आपने लिख दिया एम इंटू एस बी इंटू, अब देखो क्या हो रहा है, बी और सी में 18 आ रहा है तो आप लिखोगे कितना, 18 माइनस का 15 बराबर एम इंटू एस सी इंटू 20 माइनस का 18। साथ में बोलते भी चलो, ऐसा नहीं है, करते चलो बोलते चलो। तो कितना आएगा बेटा यहां पर, 3SB बराबर 2SC, ये एक रिलेशन आ गया। यहां पर आप कह सकते हो SB बराबर 2/3SC, और यहां पर भी आप यहां तो लिखने की जरूरत ही नहीं है वैसे, लेकिन लिखना चाहो तो SB बराबर 1/2SA। ठीक है, या यहां से ले लो SC बराबर 3/2SB। क्यों ले रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, ये रिलेशन मिल गए। अब फाइनली क्या किया गया है कि ए और सी को टच किया गया है, तो मैंने मान लिया टेम्परेचर आया T। तो आप कैसे लिखोगे बताओ फटाफट। आपने लिखना है m इंटू एस ए इंटू टी माइनस का 12 बराबर m इंटू सी को टच करना है मतलब एस सी इंटू 20 माइनस का टी। बोलो सही है क्या, यस। अब यहां पर क्या हो रहा है, यदि आप देखोगे तो m से तो m कट जाएगा, लेकिन ऐसे और एस सी को कैसे काटोगे, तो उसके लिए मैंने ये रिलेशन लिखे हैं। तो देखो ऐसे की जगह आप लिख सकते हो 2SB इंटू टी माइनस का 12 बराबर एस सी की जगह क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3/2SB इंटू 20 माइनस का टी। इससे क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, 2 इधर आ जाएगा और SB आपस में कट जाएंगे। तो 2 2 जा 4 और 4 का इधर लगाओगे इक्वेशन में, तो ये आएगा बेटा 4T माइनस 48 इक्वल्स टू 3 का करोगे तो 60 माइनस का 3T। बोलो सही है। तो अब जरा सॉल्व करो, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 70 और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 108। आपके पास में आ रहा है 7T बराबर 108। तो T बराबर आएगा 108 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 7 एकम 7, 7 35, 30, 7 28, 20। तो ठीक है 15.4 डिग्री सेल्सियस आई एम गेटिंग, यस और नो, क्लियर, खत्म। अच्छा सवाल था,
ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। करने का तरीका एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, सवाल को समझिए। क्या किया गया है, ए और बी को टच किया गया तो टेम्परेचर दिया है, बी और सी को टच किया है तो भी टेम्परेचर दिया है। अब ए और सी को टच करने पर टेम्परेचर पूछा जाता है, ये सवाल है। स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन होती है और जनरली मासेस सेम दिए रहते हैं मेडिकल में। मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि मासेस सेम दिए रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एग्जामिनर के हाथ बंधे हुए नहीं है। यदि एग्जामिनर चाहे तो मासेस भी दे सकता है। तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ मासेस देने से? यहां पर मासेस को पुट करना है। अभी हमारा एम से एम कट जा रहा था, वहां पे नहीं कटता था, बस इतना फर्क पड़ता था। सर इक्वेशन नहीं आ जाएंगी? अरे भैया इक्वेशन क्यों बनाओगे, मास देना ही पड़ेगा। यदि मास नहीं दोगे तो फिर कैसे सॉल्व कर लोगे इक्वेशन को? तो वो देगा, या तो नंबर दे देगा या बोलेगा M2M 3M 3M M2M, कुछ तो भी ऐसा देके देगा जरूर। हम लोग आइडियल सिचुएशन में, या हम लोग बोलो तो सवाल के कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए डेटा को थोड़ा सा आसान रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ऐसी फीलिंग ना आए कि यार ये बहुत डिफिकल्ट चीजें चल रही हैं। ठीक है, हालांकि अभी भी कई लोगों को लगा होगा कि बहुत सारा डिफिकल्ट चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है MS डेल्टा थीटा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग टुडे इट्स थर्ड लेक्चर, और आज थर्ड लेक्चर में भी हम लोग इस पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहां से आपके पास में एक टर्मिनोलॉजी आने लगती है जिसे कहा जाता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी आखिर होती क्या चीज है? देखो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में, हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। और क्या पढ़ा हुआ है स्पेसिफिक हीट के बारे में? द amount of heat required to raise the temperature of the substance by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को, जिसका मास 1 ग्राम है, 1 ग्राम मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक हीट है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, उसे हम लोग कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट। और ये जो हीट कैपेसिटी आ रही है वो बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता है। मतलब क्या है कि हीट कैपेसिटी का सिंपल मतलब है मास इनटू हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। इसका सिंपल मतलब यदि समझना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि m मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से यदि आपने बढ़ाया है तो जो हीट लगेगी उसे हम लोग कहेंगे हीट कैपेसिटी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी कहेंगे। और हीट कैपेसिटी को जनरली, अब देखो मैं तो HC वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन कई जगह कैपिटल S वर्ड भी यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर एक परेशानी क्या होती है, कई बुक्स में फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या कि कैपिटल S को मोलार स्पेसिफिक हीट के लिए यूज कर लेते हैं, एक आध जगह किया हुआ मिलेगा। और कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कैपिटल C को मोलार स्पेसिफिक हीट में यूज किया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब यदि कैपिटल S को मैं हीट कैपेसिटी के लिए रिजर्व कर लूं और कैपिटल C को मोलार स्पेसिफिक हीट के लिए रिजर्व कर लूं तो परेशानी नहीं है। लेकिन आप वर्ड्स पे फोकस कीजिए, हमेशा वो आपको हीट कैपेसिटी देगा। उसके अलावा फिजिक्स हमसे ये कहती है कि भैया यूनिट पे फोकस करो, क्योंकि हो सकता है किसी बुक में कुछ और डेटा दिया हो, किसी बुक में और डेटा दिया हो। तो आपकी जो हीट कैपेसिटी है इसका फॉर्मूला बनता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो भैया यदि आप लिखते हो मास को यदि ग्राम में लेते हो और स्पेसिफिक हीट को लेते हो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास में इसकी यूनिट बनेगी कितनी? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। और SI में जाओगे तो जूल पर केल्विन, SI में जाओगे तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट बन जाएगी। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया किसके बारे में बात कर रहा है। टेंशन रहेगी नहीं, टेंशन रहेगी ही नहीं, एकदम सिंपल चीजें हो जाएंगी। यस और नो, श्योर हैं? ओके चलो। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। और अगला एक छोटा सा पॉइंट है जिसे कहा जाता है वाटर इक्विवेलेंट। क्या कहा जाता है बेटा? वाटर इक्विवेलेंट। क्या होता है ये वाटर इक्विवेलेंट? तो हम लोग उसी एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं जो हमारा एग्जाम्पल चलते आ रहा है। मान के चलो हमारे पास में एक सिंपल सा पॉइंट है, मैं बोलता हूं आपसे पानी गर्म करना है। सिंपल सवाल है, पानी गर्म करना है, बोलो हाउ विल यू हीट द वाटर? कैसे हीट करोगे? तो आप बोलोगे हम उसे एक बर्तन में लेंगे, वी विल टेक द वाटर इन अ
कंटेनर, एक कंटेनर में ले लोगे वाटर को। अब जब आप हीट करोगे, मतलब जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, तो क्या वो हीट सिर्फ और सिर्फ वाटर को मिलेगी या उसके साथ में कंटेनर को भी मिलेगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब भी आपको पानी को गर्म करना होता है तो उसके साथ में वो पानी जिस कंटेनर में रखा है उसको भी गर्म करना पड़ता है। मींस वॉट एवर हीट यू आर प्रोवाइडिंग टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, सम हीट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द वॉट कंटेनर। कुछ तो भी हीट आपको कंटेनर को भी देनी पड़ेगी, और जब आप कंटेनर को भी कुछ तो भी हीट दे रहे हो तो वो हमारा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो मैंने बोला कि भैया हमने यदि पानी गर्म करना है किसी कंटेनर में, ओके, तो कंटेनर के लिए मैंने मान लिया कि भैया देखो यहां पर आपने बुनसेन बर्नर लगा दिया अच्छे से और उससे गर्म कर रहे हो, बैठ के मोमबत्ती लगा के गर्म कर रहे हो पानी। आप भी बहुत होशियार हो ना, ऐसे ही करोगे पानी को गर्म? अरे सर हमारी इंटेलिजेंसी का तो लेवल है ही नहीं। चलो, तो मैंने क्या माना, लेट्स से ये कंटेनर है तो ये कंटेनर का कोई ना कोई क्या होगा? मटेरियल होगा। अरे भाई कंटेनर बना होगा, स्टील का बर्तन है, एल्यूमिनियम का बर्तन है, कोई ना कोई तो बर्तन होगा ना, या कांच के जार में आप गर्म कर रहे हो, कहीं पे भी गर्म कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। तो मैंने क्या बोला, इस कंटेनर का जो मास है उसे मैंने मान लिया mc, और इसकी कंटेनर की जो स्पेसिफिक हीट है मटेरियल की, वो स्पेसिफिक हीट को मैं मान लेता हूं SC। क्या मान लेता हूं? SC। तो अब मेरा सवाल ये है कि इफ आई वॉन्ट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस कंटेनर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? क्या होगा? तो भैया मैं पूछता हूं आपसे, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करोगे बोलो? तो आप लिखोगे Q फॉर कंटेनर विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ कंटेनर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा थीटा क्या है? 1। तो बेटा आपके पास में टेम्पलाइज कहोगे हीट विल बी इक्वल्स टू MC इंटू SC, मास ऑफ कंटेनर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, बराबर है। अब मेरा सवाल यह है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब मेरा सवाल यह है कि इतने हीट से, कितनी QC अमाउंट ऑफ हीट से कितना पानी गर्म हो जाएगा बाई 1 डिग्री सेल्सियस? सवाल को ध्यान सुनिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर can be heated to rise 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? ये मेरा सवाल है। इस हीट से मैं कितना पानी को गर्म कर सकता हूं, कितने पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर सकता हूं? तो इसमें क्या आएगा? सिंपल सी बात है, यदि मुझे सिर्फ वाटर दिया होता तो मैं बोलता कि पानी के लिए मैं लिखता मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और 1 डिग्री सेल्सियस। तो भैया Q ऑफ W विल बी इक्वल्स टू MW इंटू SW, यस और नो? सो अब यदि मुझे मास चाहिए तो भैया कहानी ये है कि QC मस्ट बी इक्वल्स टू QW। तो QC क्या है? MCSC बराबर MWSW, और इसको जब मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे मिलता है मास ऑफ वाटर, और ये आएगा कितना? MC इंटू SC डिवाइडेड बाई SW। लेकिन यहां पर आपको एक बात और पता होगी, SW क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो क्या होती है? 1 होती है, यदि मैं कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस की यूनिट्स में बात कर रहा हूं, ठीक है? तो उसको मैं 1 मान के छोड़ सकता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। बात को समझिए, यदि मैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में सॉल्व कर रहा हूं तो मैं सीधा सीधा इसमें ले सकता हूं। तो यहां से मुझे वो अमाउंट ऑफ वाटर मिल गया जितना गर्म हो सकता था यदि ये कंटेनर नहीं होता और मैं सीधा पानी को हीट दे पा रहा होता। तो अभी नहीं दे सकता। क्यों? अभी मैं जानता हूं एक कॉमन सेंस नाम की चीज मेरे अंदर में एग्जिस्ट करती है। मैं पानी को सीधा गर्म नहीं करता हूं, मैं पानी को किसी कंटेनर में भर के गर्म करता हूं, है ना? सर हम तो इमर्शन रॉड लगाते हैं। तो भैया इमर्शन रॉड भी तो कहीं ना कहीं बाल्टी में लगाते होगे ना, बकेट में।
नहीं सर हमारे घर में तो गीजर है, वो ऐसे पाइप में से पानी आ जाता है। भैया अब मैं आपसे नहीं जीत सकता, हार मान ली मैंने, ठीक है, श्योर। इसका मतलब क्या है, देखो सवालों के अंदर में, अब इसको यदि आप ध्यान से देखो तो हमारे पास में एम डब्ल्यू जो निकल के आया था वो निकल के आया था एम सी एस सी अपॉन एस डब्ल्यू। यदि एस डब्ल्यू और एस सी की यूनिट तो सेम है, तो जो एम डब्ल्यू है बेसिकली इसे कहा जाता है वाटर इक्विवेलेंट। इसे क्या कहा जाता है, वाटर इक्विवेलेंट, जो कि आपको ग्राम में गिवन होगा। पर इसको हम लोग समझेंगे कैसे, इसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो मैंने बोला देखो इसको समझने का तरीका समझिए। हमारे पास में एक कंटेनर गिवन है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर में आपके पास में 1 किलोग्राम पानी है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं लिखूं क्या सर, लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। वी हैव कंटेनर, वी हैव कंटेनर, हमारे पास में एक कंटेनर है, इसका वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट बोला गया है 200 ग्राम, और इसके अंदर में जो वाटर है वो है आपका 1 kg। तो जब आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना हो तो आप क्या कर दीजिए, मास को रिप्लेस कर दीजिए किससे बेटा, मतलब मैं पूछूं इसका टेम्परेचर है इतना है तो इसको बढ़ाना है, ठीक है, ये वाटर इक्विवेलेंट दे दिया आपको। सवाल कर लेते हैं, सीधा सीधा काम खत्म हो जाएगा। कि पहले कॉन्सेप्ट बताऊं सर, थोड़ा सा तो बता दीजिए। तो सवाल ये हो जाएगा कि भैया आपको जो इसका मास लेना है वाटर का वो ले लीजिए 1000 और प्लस का 200, मतलब 1200 ग्राम। सर समझ में नहीं आया सवाल, सवाल को समझते हैं। सवाल में बोला गया है कि लेट्स से हमारे पास में सवाल ऐसे बोला गया है कि इसमें इस कंटेनर के अंदर में एक 50 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 1 किलो पानी है, और इसका टेम्परेचर मुझे 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है। इसका वाटर इक्विवेलेंट 200 ग्राम है। सेम सवाल पे करते हैं काम, देखो नोट डाउन अच्छे से करते चलो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिस्टमेटिक हैं लेकिन आपको नोट करनी पड़ेंगी। मैं बोल तो हर चीज रहा हूं, ऐसा नहीं कि बोला कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें नहीं लिखी। जैसे मैं ये सवाल बोल रहा हूं, एक काम करूं नया ताजा सवाल बनाओ, सवाल ताजा बना लेते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन है अ कंटेनर whose water equivalent is 200 gram contains 500 gram water at 40 degrees Celsius. Find amount of heat required. Find amount of heat required. Find amount of heat required to raise the temperature to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सवाल है कैसे करेंगे। तो भैया Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा, एम आपका मास है, तो अब आपको क्या करना है, 500 की जगह इस वाले को भी ऐड कर देना है इसके अंदर में। ये वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है, तो आपने लिख दिया 700। किसी के मन में यदि चल रहा हो ये 700 कहां से आया, तो 500 प्लस का 200, खत्म। एस आपका 1 ही रहेगा, डेल्टा थीटा कितना है 60 माइनस का 40, सो योर आंसर विल बी व्हाट 700 इंटू 20, 7 दूना 14, 14,000 कैलोरी, खत्म, 14,000 कैलोरी। इसी सवाल को थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलते हुए इसे बाई कर सकता है, और बाई करते ही इसका आंसर कितना हो जाएगा 700 इंटू 1 इंटू 60। आंसर में डिफरेंस देख लो, बाई करते ही। इंग्लिश का खेल है ना, इंग्लिश मीडियम, टू और बाई, प्रीपोजिशन बदल दिया, टू की जगह बाई लगा दिया, आंसर में इतना डिफरेंस है। सवालों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, टू दिया है कि बाई दिया है, ये बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यदि इनको ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली आपकी गलती होने ही वाली है। ओके,
चलो, तो ये सब लॉ ऑफ मिक्सिंग वगैरह वाली चीजें हो गई आपकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत देर से इस पे बात कर रहे हैं, बर्फ बर्फ लेके आते हैं। चलो फेज चेंज पर बात करते हैं हम लोग। किस पर बात करते हैं बेटा? फेज चेंज। तो देखो हमारे सिलेबस में जो पार्ट है ना वो सिर्फ वाटर वाला ही पार्ट है, जनरल। और वाटर ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सिंपल है। अब आप केमिस्ट्री में किसी और चीजों के बारे में बात कर सकते हो, तो हमें बार बार देखो बार बार तुलना हो जाती है केमिस्ट्री की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं, हमें फिजिक्स में देखना है तो फिजिक्स में आपका वाटर है, सिर्फ वाटर पे ही डील करनी है। तो वाटर के बारे में आप जानते हो तीनों फेजेस में मिलता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि जब आप सॉलिड को हीट करोगे, सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होता है गैस में। क्या ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है? यस और नो? ओके। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करता हूं तो हमारे पास में आइस है, आइस को गर्म किया तो ये आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर को यदि मैं हीट करूंगा तो बेटा ये स्टीम में कन्वर्ट होता है, भाप, वाष्प, जो बोलना है बोल लेना, ठीक है। अच्छा सवाल पूछो आपसे, अच्छा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर आइस? अरे वाटर तो H2O होता है, आइस का क्या है? ओ कुछ नहीं होता है, यही होता है, H2O ही होता है, और उसमें सॉलिड S लिख देते हैं, इसमें लिक्विड L लिख देते हैं, और इसमें गैस के लिए G लिख देते हैं। पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में? सर कभी कभी मूड में आ जाते हैं केमिस्ट्री के, है ना, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं और क्या है। चलो सो अब यहां पर देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हर चीज में तो आप हीट ही दे रहे हो, हर चीज में आप गर्म कर रहे हो, यस और नो? यदि आप हीट दे रहे हो तो एक पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि एक बात बताओ, क्या आइस के बारे में आप जनरली हम लोग कहते हैं कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर की जो रेंज है वो 0 to 100 है, और स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बड़ा टेम्परेचर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव इधर में, और 0 डिग्री से बिलो इधर में आइस एग्जिस्ट करती है। यस करती है या नहीं करती? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल हर केस में क्या हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो फेज चेंज की एक पॉसिबिलिटी निर्माण होती है। Whenever heat is given to the substance, जब आप हीट दोगे, जैसे आप आइस का एग्जांपल ले रहे हो, तो आइस का एग्जांपल लोगे तो क्या होगा? H2O होगा, H2O होगा मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? अरे वाटर में होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर पता नहीं, देखते हैं। चलो तो मैंने क्या बोला, सॉलिड, सॉलिड स्टेट में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, सॉलिड्स के बारे में क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स वो मटेरियल होते हैं जिनका जिनका शेप फिक्स होता है, साइज फिक्स होती है, सब कुछ फिक्स होता है ना। लेकिन आइस के बारे में क्या कहोगे? आइस सॉलिड है क्या? आइस सॉलिड है ना। यदि एक आइस का क्यूब दे दिया जाए तो वो सॉलिड हो गया, है ना। अब लेकिन क्या होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाओगे तो आइस सॉलिड स्टेट में ना रहते हुए लिक्विड स्टेट में आ जाती है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि सॉलिड्स के अंदर में हम लोग एक पॉइंट कहते हैं जो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, भाई H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं, आर बाउंडेड या बाइंडेड क्लोजली या टाइटली बाउंड है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जब सॉलिड हैं तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। अब यदि मैंने हीट देना चालू किया, जब मैं इसको क्या करूंगा, हीट दूंगा, तो बेसिकली ये जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके कारण है? ये किसके कारण है? ड्यू टू बॉन्ड्स। अरे ड्यू टू बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे स्पेसिफिक बॉन्ड का नाम मैं नहीं दे रहा हूं, तो ड्यू टू बॉन्ड्स हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे हुए हैं। लेकिन जब आप इसे हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा? हीट करने पर क्या होगा कि एनर्जी विल बी रिसीव, और जब एनर्जी रिसीव होगी सो जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स जो टाइटली बाउंड थे, टाइटली
बाउंड थे, क्या होगा? स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। मैं पहले ही बता चुका हूं, फिजिक्स में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी मिली मतलब कोई शांत नहीं बैठेगा, एनर्जी मिली मतलब कोई शांत नहीं बैठेगा। क्या होगा? उछल कूद शुरू, और जैसे उछल कूद होगी तो ये उछल कूद कहां होगी? अपनी ही प्लेस पे। तो अपने ही प्लेस पे जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब जब ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो ये जो बॉन्ड हैं वो आपके क्या होने लगेंगे? वीक होने लगेंगे। और जितने ज्यादा आप एनर्जी देते चले जाओगे उतने ही ये बॉन्ड क्या होते जाएंगे? और ज्यादा वीक। और एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर ये बॉन्ड टूट सकते हैं, और टूट ही जाएंगे। ठीक है, टूट ही जाएंगे। और जैसे ही जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो क्या होगा बताओ? सेपरेशन इंक्रीजेज। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन था वो क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। और जब सेपरेशन इंक्रीज होने लग जाएगा तो इसका मतलब यहां पर फेज चेंज वाली स्टेट आपको मिलने लगेगी, सेपरेशन वाली स्टेट यहां पर मिलने लगेगी। सो ओवरऑल कहानी क्या होता है? ओवरऑल कहानी ये होती है कि जब ये एनर्जी दी जाती है तो रियलिटी ये है कि वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को रिसीव होने के बजाय वो सबसे पहले कहां जाती है? बॉन्ड ब्रेकिंग में जाती है। सबसे पहले कहां जाती है? बॉन्ड ब्रेकिंग में ही जाती है। हम लोग कहते समय कहते हैं कि मॉलिक्यूल को हमने एनर्जी दी, नहीं, हम लोगों ने मॉलिक्यूल को एनर्जी नहीं दी, हमने एनर्जी दी पूरे उस सिस्टम को। जो आपके पास में क्यूब था, आइस का क्यूब था या कुछ भी था, हमने पूरी की पूरी एनर्जी किसको दी? हमने पूरी की पूरी एनर्जी उसको दी। अब ये रिसीविंग का काम कौन करता है? जो सबसे पहले खड़ा है सबसे पहले उसको एनर्जी मिलेगी, सबसे पहले उसको एनर्जी मिलेगी। और जब ये एनर्जी उसको मिली तो वो अपना वाइब्रेशन चालू, है ना? वाइब्रेशन चालू का मतलब क्या हुआ? वो अपने प्लेस पे वाइब्रेट करने लगेगा। और जब अपने प्लेस पे वाइब्रेट करने लगेगा, हालांकि आगे चल के आपको एक पॉइंट बताया जाएगा कि एवरी पार्टिकल और एवरी एटम विच इज एट मोर देन 0 केल्विन हैज डिग्री ऑफ वाइब्रेशन, मतलब वो वाइब्रेट करेंगे। बस अब एनर्जी एक्स्ट्रा आती है तो उनका वाइब्रेशन का लेवल बढ़ जाता है, उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और जब ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, बॉन्ड फिशन वगैरह होता है, बॉन्ड क्लीवेज तैयार होती है, फिर बॉन्ड बीच में से ब्रेक होता है। वो सारे प्रोसेस आपने पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में, हमें वहां पर बात नहीं करनी, हमें कुल मिला के कहानी यही हुई है। तो सेपरेशन इंक्रीज हो गया। अब जब ये सेपरेशन इंक्रीज होता है तो फिर हमारे पास में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? सॉलिड स्टेट में वो मटेरियल होते हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी शॉर्ट। लिक्विड में ये डिस्टेंस बढ़ जाती है और गैसियस में और बढ़ जाती है। सो बेसिकली जब सेपरेशन बढ़ रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि सॉलिड के केस में एकदम पास पास में मॉलिक्यूल से, लिक्विड में क्या होता है? दूर दूर होने लगते हैं, गैसियस में और भी दूर। तो ये आपका फेज चेंज की प्रोसेस होती है। अब जब ये फेज चेंज की प्रोसेस होती है तो हमारे पास में मान के चलो आइस है, हमारे पास में मान के चलो आइस है -10 डिग्री सेल्सियस की, और इसका कुछ तो भी मास ले लेता हूं, है ना? हमारे पास में -10 डिग्री सेल्सियस की 100 ग्राम आइस है, 100 ग्राम आइस है, और मैं चाहता हूं कि इसे मैं 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करूं। ये मेरी चाहत है। तो कैसे प्रोसेस करूंगा? तो भैया देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कॉमन सेंस से सोचिए, हमने जो ms डेल्टा थीटा फॉर्मूला पढ़ा है वो तो पढ़ा हुआ है, उसमें कहीं ऐसे बोला था कि मास जो भी सब्सटेंस है वो सॉलिड होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए या गैस होना चाहिए। क्या मैंने ये बात करी? बिल्कुल नहीं करी। हाँ, हमने एग्जांपल सारे वाटर के किए, लेकिन मैंने उसमें एक एग्जांपल और बताया जहां पे बॉडी को टच कराया गया था, याद है? और यदि बॉडी को टच कराया गया होगा इसका मतलब वो सॉलिड हुई होगी कि नहीं हुई होगी? यस। और जब मैं मिक्स कर रहा हूं तो लिक्विड स्टेट भी हो सकती है और गैसियस स्टेट भी हो सकती है। yes or no? Because liquid and gas all are the types of fluid and fluids are those materials which can flow। तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लो कर सकती हैं, तो वो उसमें पहुंच गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में फिर क्या होना चाहिए? फिर मुझे लगता है कि पहले मुझे इसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना चाहिए।
यस और नो? अब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद में इसे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करूं, फिर इसके बाद में मैं इसे 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करूं, और इसके बाद में मैं इसे 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पर एक पॉइंट आता है जो मेरे दिमाग में फंसता है। देखो, आइस से आइस में कन्वर्ट है तो मैं तो ms डेल्टा थीटा लगा के फ्री हो गया, पर आइस से वाटर में क्या करूं, ये मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह है। 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में यदि कन्वर्ट करना है तो मैं ms डेल्टा थीटा आराम से लगा सकता हूं, क्योंकि ये चीजें मुझे आती हैं। आती है कि नहीं आती है? लेकिन परेशानी कहां पे अटक गई, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, तब क्या करूं? फिर से 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को 120 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ms डेल्टा थीटा लगा सकता हूं, इजीली लग जाएगा। बट यहां पर परेशानी दो जगह हुई। कौन कौन सी जगह पर? एक है जब आइस से वाटर का कन्वर्जन हुआ, और एक है जब वाटर से स्टीम का कन्वर्जन हुआ। बेसिकली देखो, ये जो फॉर्मूला मेरा लगता है ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा के अंदर में ये डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और जब मैं आइस से वाटर में जा रहा हूं, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट क्या आ गई? 0 आ गई। लेकिन मैं रियलिटी में तो ये बात जानता हूं ना, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। आइस से वाटर का कन्वर्जन तभी पॉसिबल है ना जब कुछ मैं हीट दूं। क्यों क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? रीजन क्या है? आइस इज अ सॉलिड स्टेट और वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है। और आइस यदि सॉलिड स्टेट में तो उसके मॉलिक्यूल्स आर टाइटली बाउंडेड, और टाइटली बाउंडेड हैं तो उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड को यदि आपको ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है हमेशा। भाई आपने पढ़ा होगा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं केमिस्ट्री में। तो जब बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो किस बात पर डिपेंड करेगी? इनके बीच में क्या बॉन्ड है, वो अलग मुद्दा है। हम लोग कोई केमिस्ट्री के सब्सटेंसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि मैंने बोला सर PCl5 को तोड़ के PCl3 प्लस Cl2 बनाना है, कितनी एनर्जी चाहिए? यस और नो? सर Cl के बीच में बॉन्ड एनर्जी इतनी है, फास्फोरस और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी इतनी है। ये सवाल नहीं करवा रहा हूं मैं, वो केमिस्ट्री के सवाल हैं, फिजिक्स में नहीं आएंगे। वो फिजिक्स में तो ये सवाल आएंगे। अब यहां पर पॉइंट क्या है? पॉइंट समझिए, आइस से वाटर में कन्वर्जन, तो एनर्जी तो चाहिए, इतना मैं डैम श्योर हूं, आई एम श्योर अबाउट इट कि आइस से वाटर कन्वर्जन में एनर्जी चाहिए। उसी प्रकार से वाटर से स्टीम के कन्वर्जन में भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहां पर भी फेज चेंज हो रहा है। वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज हैं और स्टीम के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े ज्यादा दूर दूर हैं, तो एनर्जी यहां पे भी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास में ना कुछ चीजें आती हैं, उनको समझिए, और वो है आपके पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमारे पास में पहली जो चीज पढ़नी है वो है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसको हम लोग डिनोट करते हैं LF से। F स्टैंड्स फॉर फ्यूजन और L स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि हम लोग लेटेंट हीट के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द लेटेंट हीट? किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम सॉलिड को, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम सॉलिड को फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं कह सकता हूं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy required to convert 1 gram solid substance into liquid at freezing पॉइंट और टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट और टेम्परेचर पर, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है या जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उस टेम्परेचर पर ही किसी सब्सटेंस को जिसका 1 ग्राम लिया गया है, रियल डेफिनेशन में तो यूनिट मास लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर कैलोरी और ग्राम में वो चर्चा करते हैं, इसलिए मैं 1 ग्राम लिख रहा हूं। 1 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसे हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो भैया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आपके लिए आइस के लिए होती है कितनी? 80 कैलोरी पर ग्राम।
मतलब क्या है इसका? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपके पास में यदि 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 80 कैलोरीज की आवश्यकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सिमिलरली वर्ड आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इसे हम लोग LV से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ डेफिनेशन अब इसकी खुद से बना सकते हो क्या? तो हम लोग क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम लिक्विड, 1 ग्राम लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर या स्टीम, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। टू बी प्रिसाइज आपने शायद केमिस्ट्री में 536 पढ़ी हो, लेकिन फिजिक्स में आपको सारी बुक्स में 540 ही लिखी हुई मिलेगी। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हालांकि हम लोग देखो यहां पर मैं आइस और यहां वाटर लिख रहा हूं, तो कई जगह आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर भी लिख के मिल सकता है। दोनों का मतलब समझिए, यदि आपको वाटर से आइस में कन्वर्ट करना है तो आपको वाटर से 80 कैलोरीज एनर्जी लेनी पड़ेगी 1 ग्राम में से, और आइस से वाटर जा रहे हो तो 80 कैलोरीज देनी पड़ेगी। बिल्कुल सिमिलरली वाटर से स्टीम में जा रहे हो, वाटर से स्टीम में जा रहे हो तो 540 कैलोरी पर ग्राम देनी पड़ेगी, और स्टीम से वाटर आ रहे हो तो 540 कैलोरी पर ग्राम आपको मिलेगी। दैट्स द पॉइंट। क्लियर? तो अब जो सवाल आपके पास में है उस सवाल को सॉल्व कर लीजिए। ये आपका होमवर्क बिल्कुल नहीं है, यहीं पे करना है। कितना सवाल था? -20 डिग्री सेल्सियस और 100 ग्राम आइस को कन्वर्ट करना था आपको 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। स्टेप्स आपको बता चुका हूं मैं, 2-3 स्लाइड पीछे चले जाऊंगा, 5 मिनट पीछे आप जाके देखिए, वहां पर स्टेप किए गए हैं, आप इसको करिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करूंगा, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में, मतलब MS डेल्टा थीटा। तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं, M 100 ग्राम, S 0.5, डेल्टा थीटा 20, सो आंसर विल बी व्हाट, 2 से 2 है 0, 1000 कैलोरी। आगे बढ़ जाओ अगले स्टेप में। 0 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। बोलो क्या आएगा? M इंटू L डायरेक्टली। क्यों भाई? मास ही तो पता होना चाहिए। 100 और 80 आपको मालूम है, तो कितना आ गया? 8 0 और 2 0, 8000 कैलोरी। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि आप इसे कन्वर्ट करोगे किसमें? 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो ऐसा होगा तो MS डेल्टा थीटा, क्योंकि वाटर से वाटर जा रहे हो तो 100 ग्राम पानी है, स्पेसिफिक हीट 1 है और टेम्परेचर डिफरेंस भी 100 है, तो बेटा 100 के पीछे 2 0, ये भी आंसर कैलोरी में। अगला स्टेप बोलो क्या होना चाहिए फटाफट। 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को आपको कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। बोलो क्या होगा? तो M इंटू L, M कितना है? 100 इंटू 540, सो यू विल गेट 540 और पीछे में 2 0। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप लास्ट, यहां से आपको इसमें स्टीम में पहुंचना है, तो MS डेल्टा थीटा, क्योंकि स्टीम से स्टीम जा रहे हो, मास 100, स्पेसिफिक हीट 1/2 और टेम्परेचर डिफरेंस 20, मतलब आंसर विल बी 1000। सो ओवरऑल आपको जो एडिशन करना है वो किसका एडिशन करना है? 1000 प्लस 8000 प्लस 10,000 प्लस 54,000 प्लस 1000, और हो गए क्या सब? देख लो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो 3 0 तो वैसे ही आ गई, 4 और 1 5 और 1 6 और 8 14, 4 1 5 6 7, सो दैट्स द आंसर 74,000 कैलोरी, या फिर आया होगा, आपने लिखा होगा 74 किलो कैलोरी इज द आंसर। 74 किलो कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी यहां पर आपको इस कन्वर्जन के लिए। यस और नो?
बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? अच्छा, एक काम मैं बोलना चाहूंगा आपको, वो ये है कि एक बार डेटा को चेक जरूर कर लेना, क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कहीं कुछ भूल गए हों, या कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन नहीं किया है वैसे तो, मल्टीप्लिकेशन में कहीं जल्दबाजी में कुछ डेटा अलग लिख दिया हो, या मैंने यहां कुछ और लिया हो, चलते चलते राह में बीच में किसी क्वेश्चन में ही मैं कुछ बदल गया हूं। बोलो, कर सकते हो क्या? अब ऐसे सवाल हैं, बोलो, ये सवाल सबसे आसान सवाल है दुनिया का, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर में इससे आसान सवाल कुछ नहीं है। अब आपका होमवर्क खुद बना सकते हो। बताओ, अब आपको यदि इसमें परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना है, इस सवाल को सामने रखना है और अपने मन से 4-5 सवाल बना लीजिए। 50 ग्राम आइस ले लीजिए, 20 ग्राम आइस ले लीजिए, -20 डिग्री सेल्सियस वाली ले लीजिए, -50 डिग्री सेल्सियस वाली ले लीजिए, चाहे जो आइस ले लीजिए और कहानी को खत्म कीजिए। अरे बोलो, कर सकते ही नहीं कर सकते? ये सवाल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता दूं, यदि जल्दबाजी में कहीं किसी बुकलेट के अंदर में कहीं यदि मेरे से यहां पर 1/2 की जगह यदि 1 लिख गया हो तो उसको खुद से करेक्शन कर लेना। इफ, मैं बोल रहा हूं इफ यदि कहीं आपको ऐसी गलती मिलती है कि यहां पर 1/2 की जगह या 0.5 की जगह 1 लिखा गया हो स्टीम टू स्टीम कन्वर्जन में ms डेल्टा थीटा में, सो जस्ट प्लीज करेक्ट इट, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो, ये सवाल में कोई परेशानी नहीं होती है। सवाल में परेशानी तब होती है जब हम लोग यहां पर मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग करते हैं मतलब क्या होता है कि जैसे मान चलो मैंने आइस लिया और वाटर लिया तो परेशानी होगी। सवाल कैसा बनता है उसको जरा समझिए। ठीक है, बेसिक सवाल क्या है, हमारे पास में -20 डिग्री सेल्सियस की 100 ग्राम आइस है और इसमें मैंने क्या किया, 200 ग्राम वाटर जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स कर दिया। अब सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, या फिर पूछा जाता है कि भैया मिक्सचर में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। क्लियर है या नहीं है? सो ये सवाल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। कॉन्सेप्ट एक बात समझ लीजिए, यहां पर क्या होता है ना, आपके दिमाग में एक इक्विलिब्रियम नाम की चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि भाई देखो, यदि आपको कभी भी आइस और वाटर दिए गए हैं तो जनरली इनकी टेंडेंसी होगी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस की इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव करेंगे, और जब स्टीम और वाटर होंगे देन दे विल ट्राई टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप क्या कीजिए, देखो, यदि आइस को वाटर तक लेके जाइए और वाटर को भी 0 डिग्री तक लेके आइए, यही आपको सिंपल सी प्रोसेस है। मतलब क्या है, यदि -20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में आप -20 डिग्री सेल्सियस की आइस में यदि आपने वाटर मिलाया है तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगी, और आइस यदि मेल्ट होगी मतलब यहां से कुछ एनर्जी लेकर के इसको एनर्जी दी जाएगी। यही होगा क्या, नहीं होगा? तो आपने बोला सही बात है। तो मैंने क्या बोला कि भैया आप सोचिए कि इसको कितनी एनर्जी लग रही है इक्विलिब्रियम वाली स्टेट तक पहुंचने के लिए, और इक्विलिब्रियम का मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो भैया देखो, सबसे पहले आपने इसे कन्वर्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में, तो कितनी एनर्जी लग गई, 100 इंटू एस 1/2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 20, सो आंसर इज 1000 कैलोरी। ये तो अभी भी किया था। और इसको यदि मुझे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक पहुंचाना है तो कितना आएगा, m इंटू एल, मास है बेटा 100 इंटू 80, मतलब आपको 8000 कैलोरी यहां पर चाहिए। मतलब यदि मैं पूरी 100 ग्राम आइस को मेल्ट करके 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे, मेरे दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, वो है 9000 कैलोरी मेरे को चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या मेरे पास यहां से 9000 कैलोरी मिलेंगी क्या? तो भैया मैंने यहां पर कन्वर्जन चालू किया, किस तरह से कि इसको मैं लेके जा रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो भैया मेरे पास में कितनी आएगी, ms डेल्टा थीटा, तो 200 इंटू 1 इंटू 20, सो योर आंसर इज बेटा 40 के पीछे 2 जीरो, सही है ना? हाँ, तो यहां पर आपको 4000 कैलोरीज मिल सकती हैं। सवाल देखिए, यदि मैं पूरी आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देता हूं 0 डिग्री सेल्सियस में तो 9000 कैलोरी आपको देनी पड़ेंगी। लॉजिक लगाना बेटा, बिना लॉजिक के सवाल समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास में जो एनर्जी देने का काम वाटर कर सकता है, क्योंकि वाटर के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। भैया कोई चीज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में है तो डेफिनेटली यदि वो लिक्विड या गैसियस में है तो उसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर बैठे हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं मतलब एनर्जी लेवल
ज्यादा है उनके पास में, है ना? यस और नो? भाई सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, हम लोग ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेंगे। ओके, कई लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला था, है ना? उनका दिमाग एक्स्ट्रा चलता है। अब सोचो 9000 कैलोरी की आवश्यकता है और आपके पास में अवेलेबल है 4000 कैलोरी, तो कितनी की डेफिशिएंसी है? तो आप बोलोगे कि भैया आपके पास में 5000 कैलोरी की डेफिशिएंसी है। तो भैया देखो, इस 4000 कैलोरी के कारण इतना काम तो होगा। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस वाली जो पूरी आइस है वो 1000 कैलोरीज को लेकर के किस में कन्वर्ट हो गई? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब कितनी बची? 3000 और बच गई। यस और नो? बोलो बची या नहीं बची? आपने बोला सही बात है। लेकिन अब यदि मैं देखूं तो मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस की पूरी आइस यहां पर आपके पास में अवेलेबल है। यू हैव 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। अब प्रॉब्लम कहां पे जाके अटक रही है? 8000 कैलोरी, सॉरी टोटल 9000 कैलोरी है और यहां पर 5000 एक्स्ट्रा चाहिए। तो 5000 एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसमें हम कितनी आइस को मेल्ट कर सकते हैं? दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 5000 कैलोरी की। कितनी कर सकते हैं? तो भैया 5000 बराबर m इंटू एल, इतनी कर सकते हैं। तो भैया m विल बी इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कट गई, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 62.5 ग्राम। यस और 62.5 ग्राम कर सकते हैं। किसमें? उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी में जो हमें रिक्वायर्ड थी। लेकिन हमारे पास में इतना सब कुछ तो अवेलेबल है ही नहीं, है क्या? नहीं। हमारे पास की जो कहानी है उस कहानी पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि जो 5000 एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमारे पास में जो वाटर के पास में 4000 कैलोरी थी, 4000 कैलोरी में से 1000 कैलोरी यहां चलेगी, 3000 बच गई। और इन 3000 का उपयोग कहां पे होगा? इस आइस से वाटर कन्वर्जन में, इस आइस से वाटर कन्वर्जन में। तो आप लिखोगे 3000 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 काटो, 8 2 16, 8 टिया 24, 6 0, 8 48, 8 7 56, 4 0, तो 37.5 ग्राम। देखो ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। यदि आप ऐसे गए ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके आ जाओगे। सुनो क्या हो रहा है कि 200 ग्राम वाटर के पास में 4000 कैलोरी थी हमारे पास में। मैंने -20 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनाई, तो 1000 कैलोरी का यूज कर लिया। कितनी बच गई? 3000। अब इस 3000 से आइस की मेल्टिंग होगी, आपको यही देखना है बस, और कुछ नहीं है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने कितना कन्वर्ट किया जा सकता है? तो 37.5 ग्राम कन्वर्ट हो गई क्या आइस। तो बची कितनी होगी? 62.5 ग्राम। यहां से ऐसा आंसर आते हैं निकल के। तो मतलब यह है कि जो फाइनल आपका मिक्सचर है उसके अंदर में 200 ग्राम तो पहले से ही था और प्लस 37.5, मतलब 237.5 ग्राम वाटर है, जिसका टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री सेल्सियस है। और साथ में यहां पर 62.5 ग्राम आइस है, जिसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। बात समझ में आई? जब आप पानी और आइस को मिलाते हो तो कुछ आइस रहती है कि नहीं रहती है? अब कई लोग बोलेंगे सर बाद में तो पूरी आइस पिघल जाती है, वो रूम टेम्परेचर की कहानी है। यहां रूम टेम्परेचर वगैरह उन सबको, मतलब सराउंडिंग को कंसीडर नहीं करना है, सराउंडिंग को कंसीडर नहीं करना है। एक सवाल और करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लिक हो, ठीक है? वो ये है, हमारे पास में मान के चलो हमारे पास में 100 ग्राम आइस है और इसका टेम्परेचर वही ले लेते हैं -20 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम ले लेते हैं फिर से 100 ग्राम स्टीम है और इसका टेम्परेचर वो जो -120 वाली ली थी ना, तो सॉरी +120 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, बताओ क्या होगा मिक्सचर में। अब इन सवालों में अब आप एक बात को समझिए, इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? मैंने सवालों में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आइस और वाटर हो तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाइए, वाटर और स्टीम हो तो 100 डिग्री सेल्सियस की
वाटर पे जाइए। लेकिन इस सवाल में मैंने अटका दिया आपको, दोनों दे दी, वाटर सॉरी आइस भी दे दी और स्टीम भी दे दी। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड से चलता हूं, कहां डिफरेंस क्या आता है। तो फिर भी मैं एक पॉइंट और बोल देता हूं आपको, आपकी मदद होगी, वो ये है कि यदि स्टीम दे रखी हो तो आप कोशिश ये कीजिए कि भैया आप है ना 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर की तरफ चलिए। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि स्टीम के पास में ज्यादा एनर्जी होती है। आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम आपको ज्यादा बर्न करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसके पास में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। शायद पता नहीं कौन सी साइंस में पढ़ा होगा, कौन सी क्लास में वो नहीं बता मैं सकता, ठीक है। तो आप कोशिश यही कीजिए। तो कैसे करेंगे, चलो बढ़ जाओ बेटा यहां पर फटाफट फटाफट। तो यहां पर हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस की आइस आएगी, तो मास हाफ 20 मतलब 1000 कैलोरी। इसको मैंने किया 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट, सॉरी बेटा मैंने पहले इसको करना है 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट। तो 80 इंटू 100 मतलब 8000 कैलोरी। फिर इसको 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में लेके जाता हूं, तो आएगा कितना, मास 100 S1 डेल्टा थीटा 100 मतलब आंसर आएगा 10,000 कैलोरी। ठीक है, अब इधर से आने की कोशिश कीजिए बेटा, थोड़ा सा इधर से आओगे तो आपको पहले इसको 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो आपका आएगा मास, सॉरी मास कितना है, मास स्पेसिफिक हीट डेल्टा थीटा, सो आंसर विल बी 1000 कैलोरी। फिर आपको इसको 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा m इंटू एल, तो 100 इंटू 540 मतलब आप देखिए डेटा काफी बड़ा आ गया। यस और नो, इसका मतलब यह कि इधर में ज्यादा एनर्जी है। देखो ये एनर्जी वो है जो आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक लेके जाने में चाहिए, लेकिन आपके पास में तो बहुत सारी अवेलेबल है ना, है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो वाटर, पूरी जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होगी, लेकिन कुछ स्टीम आपकी बची हुई होगी, कुछ स्टीम आपकी बची हुई होगी। तो अब वही कहानी है, डिफरेंस देखिए और आंसर को आगे बढ़ाइए। तो भैया देखो यहां पर 10 और 8 18 और 1 19,000 कैलोरी ये पूरी यहां पर यूज हो चुकी होगी और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्जन हो चुका होगा। और यहां पर आपके पास में टोटल है 50,000 कैलोरी अवेलेबल है। लॉजिक से ही काम होगा बेटा, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। 19,000 कैलोरी आपको रिक्वायर्ड है और अवेलेबल कितनी है इस बार, 55,000 है कि नहीं। यस और नो, यदि मैं इक्विलिब्रियम के पास में वापस से सोचूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 55 और 36 19 बराबर 36,000 कैलोरी। तो इसका मतलब यह है कि मुझे इस सिस्टम को वापस से 36,000 कैलोरी देनी पड़ेगी। सोचिए यदि मैं 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक पहुंच गया तो मेरे पास में ये तो पूरा कन्वर्ट हो ही चुका है और ये भी कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन 19,000 की आवश्यकता थी, मैंने पहले 55,000 ले ली थी, तो वापस कितनी करनी पड़ेगी, 36 को वापस कर दो इसको। तो जब 36 वापस जाएगी तो ये स्ट्रीम में कन्वर्जन होगा, मतलब आपका 36,000 डिवाइडेड बाई 540 डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, 0 से 0 18 9 36 18 3 54 मतलब 66.6 ये वापस चली गई, मतलब ये स्टीम बन गई और बचा हुआ वाटर कन्वर्ट हो गया। तो टोटल वाटर कितना आएगा, 100 और 33.3। तो मिक्सचर में होगा आपके पास में 133.3 ग्राम वाटर, जिसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस और 66.6 ग्राम स्टीम होगी। सवाल को सुनिए, पिछले सवाल और इस सवाल में क्या डिफरेंस हुआ। इस बार यहां से जो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो देखो आप सोचिए यहां से एनर्जी मिल रही है ठंडी होने पर और इसको गर्म कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इतनी देनी पड़ रही है, कितनी, 19,000, और हमारे पास इस बार अवेलेबल कितनी है, 55,000। तो पूरे का यूज थोड़ी करना है, मतलब ऐसा है कि आपको घर से बोला गया 100 रुपए देके कि बेटा एक दूध का पैकेट लेके आना, तो आप क्या करते हो, दूध का पैकेट लेने के आने के बाद बचे हुए पैसे घर लौटाते हो कि अपनी जेब में रख के चल दिए। सर हम तो ऐसा ही करते हैं। आप मनुष्य हो ना, हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है ये। लेकिन ये निर्जीव चीजें हैं, ये लॉ को मानते हैं, ये प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। आपको बोला जाता है इधर उधर कचरा न फेंकें,
आपने चिंगम खाई, ये रैपर फेंक दिया, थोड़ी देर चिंगम पॉइंट पॉइंट बकरी की तरह गर्दन ये क्या बोलते इसको, मुंह चलाया, उसके बाद में चिंगम इधर टेबल के नीचे चिपका दी, उधर फेंकाए, है ना, ऐसी करते हो नहीं करते हो, आदत से मजबूर है। लेकिन ये निर्जीव चीजें तो ये नियमों का पालन करती हैं, इन्हें फिजिक्स आती है, इन्हें केमिस्ट्री भी आती है, इन्हें सब कुछ आता है ना। ओके, तो ये नियमों का पालन करती हैं, इन नियमों को तोड़ती नहीं है। अब जैसे ही मैंने ये बोला होगा ना, आधे से स्टूडेंट है ना पीछे से सोच रहे होंगे सर कहां पालन करती हैं सर, केमिस्ट्री में आके देखो एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं भैया, तो फिजिक्स में सब पालन कर रहा है अपनी अपनी नियमों का। सो आ जाओ, तो यहां पर होता क्या है कि कहां से एनर्जी मिल सकती है और कहां देनी है, बस इतना फोकस कीजिए। तो जनरली आइस वाली साइड में आपको देनी पड़ती है और वाटर या स्टीम वाली साइड से आपको मिलती है। तो कौन सा डेटा बड़ा है इसको कंपेयर कीजिए और सोचिए कि एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी या वापस भेज दो, मतलब एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है या वापस दे सकते हैं। तो इस वाले केस में, जनरली स्टीम वाले केसेस में यही होगा कि वापस आप दे पाओगे। तो यहां पर 55,000 कैलोरी आया, 19,000 की रिक्वायरमेंट थी, तो 36,000 बैलेंस है, आपको इसको ईमानदारी से उसको लौटा दो। जैसे ईमानदारी से आप लौटाओगे तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है वो वापस स्टीम की तरफ, कन्वर्जन की तरफ चला जाएगा। और कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 66.6 ग्राम। तो मिक्सचर के अंदर में ये 100 ग्राम आइस जो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदल चुकी है और इसमें से जो थोड़ी सी बदली है, तो 66.6 ग्राम वापस चली गई, मतलब 33.3 ग्राम बदल चुकी है। क्लियर, यस और नो। सो ये एक तरीका हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें देखो आइस और वाटर है, तो वाटर से मैं एनर्जी ले सकता हूं और स्टीम को आइस को देनी है। तो वाटर से इस बार मैं ले पा रहा हूं 4,000, जबकि इसको देनी है 9,000, तो 5,000 कम पड़ रही है, 5,000 कम पड़ रही है। तो ये मानेगा थोड़ी, ये बोलेगा मैं क्यों करूं ऐसा, तुम 5,000 या तो लेके आओ, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूं, या तो तुम 5,000 कैलोरीज लेके आओ, नहीं तो मैं वापस चला अपने आइस की फॉर्मेट में। यस और नो। तो ये वापस चल गया आइस की फॉर्मेट में, तो देखो 62.5 ग्राम आइस वापस बन गई। यस और नो। और 37.5 ग्राम ही वाटर कन्वर्ट हो पाया। यहां पे कहानी ये थी कि आपको 9,000 की रिक्वायरमेंट थी, मतलब आपको शक्कर की बोरी खरीदनी थी जिसकी कीमत है 9,000 और आपके पास में 4,000 रुपए हैं। तो क्या करेगा, पूरा 4,000 में 9,000 की शक्कर मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। क्या होगा कि 4,000 की शक्कर आपको दे दी, लो भैया शक्कर 4,000 रुपए की, कितनी आ गई 37.5 ग्राम, और बची हुई वापस बोरे में, गोदाउन में। तो वापस कहां चले गए हम लोग, इतने का आइस वापस से कन्वर्ट हो गया 62.5 ग्राम। और ये अमाउंट क्यों बढ़ गया, तो भैया 200 ग्राम आपके पास पहले से थी और इतने का आप पैसा जो लेके गए थे उसका आपको मिल गया 37.5 ग्राम। बस ये लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। बस इतना सा ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा इन सवालों में कुछ भी नहीं होता। यही सवाल हैं स्टीम और आइस के कन्वर्जन वाले। आप चाहें तो 3 चीजों को भी ले सकते हैं, लेकिन इतना हायर लेवल का सवाल आपको नहीं देगा जिसमें आइस, वाटर और स्टीम तीनों को दे, नहीं देगा। जनरली सिंपल से सवाल दिए जाएंगे। आप चाहिए तो होमवर्क ले लीजिए कि भैया 1 ग्राम स्टीम से कितनी आइस मेल्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, श्योर, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, अभी आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं और मुलाकात करेंगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें हम लोग ग्राफ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। फेज चेंज का एक ग्राफ आता है जो आपको पढ़ना होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर को बेटा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए